और बात कवर स्टोरीज की। चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना हो चुका है। 3,84,000 किलोमीटर का ये सफर 45 से 50 दिन में पूरा होगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। 3, 2, 1, 0। 14 जून 2023 की ये तारीख भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में यह हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। रोबोटिक लैंडर रोवर 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से पर उतरेगा जिसे शेकेल्टन क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसके चलते पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। चंद्रयान 3 का रॉकेट एक GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उड़ान भरने के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन चालू हो गया और रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर रॉकेट से दोनों बूस्टर अलग हो गए और इसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। करीब 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट को वायुमंडल से बचाने वाली हीट शील्ड अलग हो गई। 115 किलोमीटर की दूरी पर इसका लिक्विड इंजन भी अलग हो गया और तब क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त इसकी रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्रायोजेनिक इंजन इसे लेकर 179 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया और तब इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर हो गई। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये दूरी 40 से 50 दिनों में तय होगी। शुरू में स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचेगा। ये धरती का चक्कर लगाते हुए अपना दायरा बढ़ाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा के कक्ष में पहुंचेगा। वहाँ भी ये एक बार में लैंड नहीं करेगा। चंद्रमा के कई चक्कर लगाने के बाद उसके गुरुत्व के करीब पहुँचने पर लैंडिंग करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। इस लैंडर और रोवर का वजन करीब 3900 किलो है। इसके propulsion मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लैंडर और रोवर के जरिए ही चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाएगी। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जा रहे हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंप, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज का पता लगा पाएंगे। इनकी मदद से ही चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 41 दिन का इंतजार, उसके बाद हर किसी को इंतजार है कि भारत इस पूरे मिशन में सफल हो। और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विज्ञान प्रसार के पूर्व प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर बीके त्यागी हैं। डॉक्टर त्यागी सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम में, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, एक बार फिर से वो पल हम सबने जीवंत किया जब लॉन्चिंग हुई चंद्रयान 3 की, जो एक कसक रह गई थी 2019 में सबके मन में, उसको पूरा करने का अब समय आ गया है। सर, आपसे हम समझना चाहते हैं चंद्रयान 3, क्योंकि इसकी चर्चा हर ओर है, चारों तरफ है। भारत चंद्रयान 3 से क्या हासिल करेगा, ये जानना और समझना आज की तारीख में बेहद जरूरी है। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला ये कि इससे हमारी टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो दुनिया के सामने आएगी। कोई भी अभी तक ये काम नहीं कर पाया। जो सॉफ्ट लैंडिंग है,
जापान ने ट्राई किया था, इजराइल ने ट्राई किया था, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इंडिया जो है वो अगर हमारा ये जो मिशन है जो पिछली बारी पूरा नहीं हो पाया था वो हो जाता है तो हम पहली कंट्री होंगे, यानी इतिहास में, स्पेस की इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा कि इंडिया कंट्री था जो जिसने सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर करी। दूसरी बात कि वहाँ पे जो एक कहें कि हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो एक बार फिर प्रूवन हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जो सैटेलाइट ट्रांसपोर्टेशन है बाकी कंट्रीज़ का भी बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में कर रहे हैं। हमारे टोटल मिशन की कॉस्ट बहुत कम है और इतनी कम कॉस्ट में अभी तक जितने भी मिशंस हुए हैं वो कोई भी नहीं कर पाया। तो एक कहें कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी इकोनॉमाइज करने का इस टेक्नोलॉजी का वो भारत का एक अपना कहें कि निश है उसमें, जो कि और कोई अचीव नहीं कर पाया। और तीसरी बात ये कि इसमें जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि एक जो पेलोड है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा हुआ है, 4 जो हैं वो लैंडर में है और 2 रोवर में है। तो 7 जो है वो पेलोड गए हैं और जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और ये जो जानकारी होगी ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है कि इसमें जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस है, आने वाली जो दिशा है वो हमें मिलेगी। क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो अभी एक ऐसा एरिया है जिसको अभी बहुत ज़्यादा कहें कि एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। और जो चंद्रमा के बारे में भी हमारी जानकारी है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से ज़्यादा है, डायरेक्ट कम है। तो रोवर जो है हमारा वो चंद्रमा की सतह पर जाएगा, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के मिनरल को एनालाइज करेगा। और जो हमारा लैंडर है वो जो वहाँ की सिस्मिक एक्टिविटी है वो जान करेगा। और जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अर्थ जो है चंद्रमा से कैसी दिखती है उसकी पिक्चर लेगा। और वो पिक्चर्स हमको काम में आएंगी कि उस ऑब्जेक्ट को या उन प्लैनेट्स को, एक्स्ट्रा प्लैनेट को एक्सप्लोर करने में जिसका माहौल या वातावरण पृथ्वी जैसा है और जिसको भविष्य में मानव बस्तियों के लिए चूज़ किया जा सकता है या वहाँ पे जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहली बात ये कि जो पानी का हमें प्रूफ मिला था जो साउथ पोल पे, उसका एक कंफर्मेशन जो है, फर्स्ट हैंड कंफर्मेशन हमें आएगा। और वो अगर कंफर्म हो जाता है तो देखिए ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन साउथ पोल का ऐसा है कि वहाँ से जो मिशन होंगे, चाहे वो वीनस के लिए हो, शुक्र के लिए हो, मंगल के लिए हो, वहाँ से ले जाना बहुत आसान होगा। क्योंकि अगर वहाँ पे हमें पानी मिल जाता है तो फ्यूल की चिंता नहीं रहेगी। तो एक हमारा स्पेस जो लॉन्चिंग स्टेशन है, पैड जो है, वो मून जो है वो बन सकता है बाकी के प्लेनेट के लिए। जो अभी हमें डिफिकल्टी आती है कि इतना सारा पेलोड के साथ हमें ईंधन भी लेके जाना पड़ता है, तो एक हमारा समस्या जो है वो वहाँ खत्म हो जाएगी। मून तक हम जा सकते हैं बड़े आराम से, जो कि टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है। और मून से आगे जाने के लिए, वहाँ आगे जाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो हम वहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो भविष्य में जो हमारे जो मिशंस होंगे एक्स्ट्रा प्लैनेटरी, चाहे वो वीनस के लिए हो या मार्स के लिए हो सकता है कि वो वहाँ से शुरुआत उसकी हो। तो ये एक कहें कि एक नई दिशा देने वाला स्पेस साइंस में, स्पेस के फील्ड में एक नई दिशा जो है वो भारत जो है वो देने वाला है पूरी दुनिया को, और एक अपना तो इतिहास बनाने ही वाला है। तो ये एक हालांकि जब तक हम लोग बिल्कुल जैसा आपने बताया त्यागी सर कि दक्षिणी ध्रुव पर अब तक सॉफ्ट लैंडिंग कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया और जो काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। हाँ। सर जो हमने 4 साल हो चुके हैं जब वो इतनी से दूरी से जो विक्रम लैंडर है रह गया था, तब से 4 साल बीत चुके हैं। सर इस बार क्या अलग किया गया है चंद्रयान 3 में, ये हर कोई जानना चाहता है कि पिछली बार जो एंड मोमेंट पर जो असफलता आई थी इस बार वो ना दोहराई जाए, तो इस बार क्या अलग हुआ है इस बार के मिशन में? हाँ, देखिए इस बार ही क्या हुआ है कि हमारा जो उस पिछली बार जब गए थे तो हमारा ऑर्बिटर था, और जो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। इस बार ही हमारे जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें ऑर्बिटर नहीं है, उसमें सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं लैंडर है, विक्रम लैंडर है, और उसके अंदर प्रज्ञान है। तो और उसमें आप अगर देखें तो जो हमने हमारा जो लैंडर है उसके डिज़ाइन में, उसके सॉफ्टवेयर में
बदलाव किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार जो देखा होगा कि उसमें 5 इंजन थे, जिसमें थोड़ा सा कहीं की डिसबैलेंस हुआ था और वो लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर से नीचे गिर गया था, जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो वो उसमें क्या था कि उसमें जो उसके जो पैरामीटर रखे गए थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो इसमें हमने ज़्यादा फ्यूल इस बारी रखा है, एक इंजन हटा दिया तो फ्यूल की एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी में उसको जो डिसीजन लेने होंगे, मान लीजिए मैं प्रोग्राम करता हूं साइट ए पे उतरने के लिए, लेकिन अगर वो कंड्यूसिव नहीं है या ठीक नहीं है तो वो बी जगह पे उतर सकता है। वो डिसीजन जो हमारा विक्रम लैंडर है वो अपने आप लेगा कि कौन सी सही सतह है जहां पे उसको सेफली वो लैंड किया जा सकता है, क्योंकि चारों पैर जो है वो एक साथ समतल जगह पर आए और उसमें से फिर आप देखें रैंप खुलेगा, उसमें से हमारा रोवर बाहर आएगा, तो उसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए। तो वो पिछली बारी जो ये उसकी जो कहीं की सेल्फ डिसीजन लेने की जो क्षमता थी वो उसकी लिमिट थोड़ी कम थी, इस बारी वो बढ़ा दी गई है। वो शायद 4 किलोमीटर का एरिया है, पिछली बारी थोड़ा कम था। तो मान लीजिए जो हम डिसाइड कर रहे हैं वहाँ के अंदर भी जो बेस्ट लोकेशन होगी वो अपने आप डिसीजन लेके वहाँ पे लैंड करेगा। और दूसरी बात की जो हमारा विक्रम कहीं की जो जो प्रज्ञान है उसमें उसको जो उसका जो कहीं की थोड़ा डिज़ाइन में उसमें एक सोलर पैनल है, क्योंकि आप देखें कि 14 दिन का टाइम है, क्योंकि वहाँ पर 14 दिन का जो एक दिन होता है चंद्रमा का, और उसको काम करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो है सोलर पैनल से लेगा, और वो सोलर पैनल तभी काम करेगा जब वहाँ पर दिन हो। तो उसका जो शेल लाइफ है हम 14 दिन मान रहे हैं, और हो सकता है कि क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वहाँ पे जो उतने ठंडे माहौल में जो माइनस में टेम्परेचर चले जाएगा, हमारा जो रोवर है वो जब दोबारा से वहाँ 15 दिन 14 दिन बाद दिन निकलेगा वो काम कर पाएगा कि नहीं। तो हमें 15 दिन में ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, सारे डाटा कलेक्ट करने हैं, और हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, हमारा जो रोवर जो है कम्युनिकेट करेगा लैंडर से, लैंडर कम्युनिकेट करेगा क्या कहें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से और पुराने वाले ऑर्बिटर से जो चंद्रयान 2 का था। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन और वो डाटा आएंगे, और ये डाटा ऐसा है जो अभी तक कहें कि वो पहली बार जो है हम लोगों को मिलने वाला है। और अर्थ का और जो मून का जो, क्योंकि जैसे वहाँ पर एक जो मिनरल्स है जो हमारा जो कहें कि जो रोवर है उसके बारे में जो डिटेक्ट करेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीलियम के बारे में बात हो रही है, और हीलियम अगर हमें मिल जाता है तो मान लीजिए हमारी एनर्जी की जो समस्या है वो एक नई दिशा में चली जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो अभी हम क्राइसिस है कार्बन बेस्ड, तो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी सर आप बता रहे हैं कि एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है जिसमें संभावनाएं अनेक हैं, जिसको खोजने के लिए चंद्रयान 3 अपने सफर पर निकल चुका है। सर आपने क्योंकि स्पेस रिसर्च की बात की, स्पेस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा अभी हाल ही में सरकार ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को भी अप्रूव किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या। हम जब अपने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसमें इसरो जो है वो पूरी दुनिया में 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी माना जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम भी बाकी जो टॉप स्पेस रिसर्च एजेंसी के साथ compete करें, सर आपको क्या लगता है कि कहां पर गुंजाइश है अभी और भी? क्योंकि जो स्पेस पॉलिसी है उसका मकसद ही ये है कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाए, रिसर्च को और किया जाए, एंड इम्पोर्टेंटली सर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है, जैसे यूएस करता है। तो आपको लगता है कि भारत में भी ये स्कोप बनता है कि हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक जो इंजन तक की बात है, जो GSLV जो हमारा ये ऑर्बिटर कहीं के जो प्रोपल्शन मॉड्यूल को जो लेके गया है उसका काम जो है एक जगह जाकर ख़त्म हो गया, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी रहेगी। लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो देखें तो वो हमारा पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रेट में हम और जो है थोड़ा सा उसका रेट कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है जो नए स्टार्टअप को जन्म देगा।
क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के विभिन्न जो आयाम हैं उन पर काम कर रहे हैं। और जब ये एक कहीं की स्पेस टूरिज्म भी शुरू होगा और जो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन अगर ये पॉसिबल हो जाता है, तो आप देखिए कि ये एक कहीं की जो सैटेलाइट जो आज जो हमारा ये कहीं की GSLV लॉन्च हुआ है, ये इसके साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी लॉन्च हुई हैं जो एक्सपेंड करेंगी बिजनेस के, नए बिजनेस के मॉडल बनेंगे। और जो स्पेस टेक्नोलॉजी वो बड़ी एक मेन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जो अभी हमें लगता है कि बड़ी मतलब एक इसरो तक ही सीमित है। उसको इसरो ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें अब काम कर पाएंगे और वो एक मिला जुला प्रयास होगा, क्योंकि उससे कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी नए लोगों के लिए, नए स्टार्टअप के लिए भी बढ़ेगी। तो स्पेस जो पॉलिसी में अगर देखें तो ये मेजर कंपोनेंट हमको नजर आएगा। तो सर, भारत अभी आने वाले अगर हम 10 सालों में बात करें तो कहां पर आप देखते हैं कि भारत स्टैंड करता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिसर्च में? आपने खुद बताया अभी कि प्राइवेट पार्टनरशिप कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बेस्ट ऑफ बेस्ट साइंटिस्ट हैं और हमारा इतिहास भी काफी ज्यादा रिच रहा है। लेकिन उस शिखर तक पहुंचने के लिए हम भी भारी से भारी जो स्पेस प्रोग्राम्स बनाए, जैसा कि बाकी कंट्रीज करते हैं, तो आने वाले टाइम में आगे 10 साल का व्यू क्या देखते हैं सर? विजन क्या है? मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में हमारा गगनयान भी हमारा ऑलरेडी एक स्टेज में है और आदित्य जो सूरज को जो है वो उसको एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। तो ये एक सीरीज शुरू हुआ है और इसके साथ अगर हमारा स्पेस टूरिज्म भी, क्योंकि गगनयान में हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्पेस मैन मिशन जाने की तैयारी हो रही है और उसका तो वो एक ऑलरेडी बहुत मतलब यूएसए में अगर आपने देखा हो कि वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस टूरिज्म जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रहा है और कुछ शुरू भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ भी वो शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले हमारा जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कहीं की इकोनॉमिकल है, तो सस्ता होगा। मान लीजिए जैसे कि आप जब अपनी किसी क्या बोलते हैं बस के लिए अपना टिकट बुक करते तो देखते हैं कहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो उस केस में इंडिया जो है वो विनर होगा, क्योंकि जिस रेट पे हम वो ऑफ़र करेंगे वो और कोई कंट्री नहीं कर पाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य आने वाले 10 सालों में जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, कई डायरेक्शन में होगी, उसके कई एवेन्यूज़ निकलेंगे, कई बिजनेस मॉडल निकलेंगे और हर साल जो है उसकी जो ग्रोथ है वो होती जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया जैसे कि चौथा कंट्री तो वो मून पर पहुंचने वाला बन ही रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि और जो रिकॉर्ड है, जैसे साउथ पोल में अगर हम हमारी लैंडिंग हो जाती है, सॉफ्ट लैंडिंग है, तो एक रिकॉर्ड ये होगा। और फिर दुनिया में जो स्पेस टूरिज्म के लिए जो सस्ती सर्विसेज ऑफर कर रहा है, सस्ते टिकट ऑफर करेगा, वो भी इंडिया ही होगा। ये इस बात के लिए आई एम फुली कन्विंस एंड श्योर कि ये इंडिया ही ऐसा कर पाएगा। बिल्कुल, आपके वर्ड्स काफी पॉजिटिव हैं और जो आज शुरुआत हुई है वो भी काफी सकारात्मक है। बस 40 दिनों का लगभग इंतजार और उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत को इसमें सफलता मिलेगी। करोड़ों देशवासियों की जो भावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो तमाम प्रेयर्स हैं वो इसके साथ है, चंद्रयान के साथ। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीके त्यागी सर, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने भारत में बेबी पाउडर का उत्पादन बंद कर दिया है। कंपनी के बेबी पाउडर से कैंसर होने की आशंका बताई गई। तो आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी यही है। सवाल यह कि सिर्फ जॉनसन्स एंड जॉनसन्स या बेबी पाउडर ही क्यों? बाकी सभी ब्रांड जो पाउडर में टैल्क मिनरल का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। यूं तो आरोप जॉनसन एंड जॉनसन पर लगे हैं, लेकिन सवाल सभी टेल्कम बेस्ड पाउडर पर खड़े हो गए हैं। दरअसल आरोप है कि जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर में एस्बेस्टस है। एक वक्त था जब एस्बेस्टस को सुरक्षित माना जाता था।
इससे घरों की छत, स्टोरेज, बड़े बर्तन और यहाँ तक कि कपड़े भी बनते थे। मगर 1990 के दशक में इसे सेहत के लिए खतरनाक माना गया और धीरे धीरे इससे बनी चीजों पर बैन लगने लगा। लेकिन अब तक इससे काफी नुकसान हो चुका था। हजारों लोग अलग अलग तरह के कैंसर के शिकार हो चुके थे। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि इसकी थोड़ी मात्रा भी लोगों में कैंसर की वजह बन सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन का मामला ज्यादा पेचीदा है। कैलिफोर्निया में एक आदमी ने कंपनी पर एक केस किया। उस आदमी का मानना है कि बचपन में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर लगाने से ही उसे कैंसर हुआ है। हालांकि कंपनी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उसका कहना है कि उसके पाउडर में एस्बेस्टस नहीं है और दूसरा ये कि जिसने आरोप लगाया है उसकी बीमारी का एस्बेस्टस से कोई लेना देना नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन की परेशानी ये है कि उसके खिलाफ करीब 60,000 मामले आ चुके हैं। इन मामलों से परेशान होकर ही कंपनी ने दुनिया भर से बेबी पाउडर का उत्पादन बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि वो भविष्य में दोबारा बेबी पाउडर के कारोबार में उतरेगी, मगर इस बार वो टेल्क बेस्ड नहीं बल्कि कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर बाजार में उतारेगी। मगर अब सवाल उठता है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने तो उत्पादन बंद कर दिया, मगर बाजार में ढेरों ब्रांड्स हैं जो टेल्क बेस्ड पाउडर का उत्पादन कर रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं। उनका क्या? समस्या टेल्क बेस्ड पाउडर में है तो फाउंडेशन जैसे मेकअप के कई सामानों में टेल्क का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। क्या वो भी खतरनाक है? कई घाव सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक पाउडर का बेस भी टेल्क होता है। उसका इस्तेमाल खुले घावों पर सीधे किया जाता है, तो क्या वो भी खतरनाक है? अगर जवाब हाँ है तो इस पर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को तत्काल रोक लगानी चाहिए। अगर जवाब ना है तो भी इस पर सफाई आ जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए करते हैं इसी पर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ है सीनियर डेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज, आपका बहुत स्वागत करते हैं। कुछ समय पहले तक बेबी पाउडर लगाना बहुत ज्यादा आम बात मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का मामला सामने आया, जो कि एक समय पे इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था कि लोग बेबी पाउडर को उसी से आइडेंटिफाई किया करते थे, तब से या तो कई लोगों ने इसको इस्तेमाल बंद कर दिया, कई लोगों ने कुछ ऑल्टरनेट यहाँ पर निकाल लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्टर भारद्वाज जानना है कि दिक्कत क्या है। यहाँ पर बेबी पाउडर में एक मिनरल की बात की जा रही है जो कि कैंसर कॉजिंग है, एस्बेस्टोस की बात की जा रही है, लेकिन जो हम टैल्क की बात करते हैं, जिसे टैल्कम पाउडर जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली एक मिनरल है। आपसे हम सबसे पहले समझना चाहते हैं ये टैल्क है क्या? ये मिनरल जो हमारे पाउडर या बाकी कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, ये क्या वाकई खतरनाक है? जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक मुझे आपका नहीं पता, मैंने खुद मगर जॉनसन्स बेबी पाउडर सालों साल यूज़ किया है और घर के सारे ही छोटे बच्चों को और फ्रेंड्स में, सर्कल में ये बहुत ही पॉपुलर एज अ गिफ्ट आइटम भी था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और स्टैंडर्ड बेबी पाउडर माना जाता है। मगर अब ये न्यूज़ के बाद मेरा खुद का भी विश्वास है एज ए डॉक्टर, क्योंकि मैं ये बात बोलूँ और मैं अपने पेशेंट्स को बोल ही नहीं सकती आज की डेट में कि आप कोई भी पाउडर लगाओ। जॉनसन्स बेबी पाउडर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो प्रूव हो चुका है कि उसके अंदर एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस इज नोन टू कॉज कैंसर। टैल्कम पाउडर्स इस तरह से नहीं बनने चाहिए कि वो हानिकारक हो जाएं, क्योंकि उनको शरीर पे सिर्फ इसीलिए यूज़ किया जाता है कि वो एब्जॉर्बेंट हो। जो लोग बहुत पसीना करते हैं उनको टैल्कम पाउडर लगाने का फ़ायदा होता है, ताकि स्वेट अपना टैल्कम पाउडर के साथ मिक्स हो जाए और वो गंदी बदबू ना छोड़ पाए और इन्फेक्शंस ना हो और बॉडी के अंदर ज़्यादा देर स्वेट ना रह पाए, पनप ना पाए। तो उसके जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि रोल ऑन डिओज होते हैं, स्प्रेज होते हैं, डिओड्रेंट, वो आप अपनी शर्ट के बाजू में डाल सकते हैं, अपनी अंडर आर्म पे ना डालें, क्योंकि उसमें भी कुछ केमिकल्स पाए जा सकते हैं। जो लोग बहुत स्वेट करते हैं तो रेगुलरली उन्हें भी नहीं डालना चाहिए। और टैल्कम पाउडर भी अगर आप कोई और ब्रांड का डालो, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड जब फेल हुई है तो शर्ट के बाजू में कपड़ों में डालना शायद शरीर पे डालने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली डॉक्टर भारद्वाज, ये जब मामला सामने आया, जब किसी को मालूम भी नहीं था, उसके बाद अब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए हैं। प्रॉब्लम क्या टैल्क से है? क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है। आपने कहा कि एस्बेस्टोस का इस्तेमाल जो कि कैंसर कॉजिंग होता है, कई टैल्कम पाउडर में नहीं होना चाहिए, पर क्या एक प्रॉब्लम टैल्क भी, जो एक मिनरल है, वो भी कॉज कर सकता है, जिसको हम टैल्कम पाउडर यूजुअली कहते हैं, जिसको आपने समझाया भी हमें क्यों इस्तेमाल होता है, पसीना सोखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पाउडर में ही नहीं, बाकी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं।
तो क्या ये जो टैल्क है, जो एक मिनरल है, ये भी प्रॉब्लम कॉजिंग हो सकता है? कितनी मात्रा इसकी होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में? क्या इसका एक स्टैंडर्ड है जिसको रखा गया है? देखिए, स्टैंडर्ड बिल्कुल है, मगर वो कितना फॉलो हो रहा है वो हमें नहीं पता। जॉनसन्स एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है जो हम सबको पता है नाम, मगर आप देखिए मार्केट में 100 ब्रांड्स होंगे जिनके नाम शायद आपको भी नहीं पता होंगे, मुझे एज ए डॉक्टर भी नहीं पता होंगे। सो हमें नहीं पता कि कितनी स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो रही है। टैल्क इटसेल्फ कैन नॉट कॉज कैंसर। टैल्क अपने आप जो मिनरल है, अगर उसका ओरिजिनल फॉर्म है तो उससे कैंसर नहीं हो सकता। मगर वही बात है, जैसे कि हम मोबाइल से कह लीजिए, रेडिएशन से कह लीजिए, ये नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता। तो हर चीज़ हमें जो नॉन केमिकल है, जो नॉन नेचुरल है, उसको नियमित फॉर्म में लेना चाहिए। मैं हर एक को कहती हूँ, बॉडी का डिटॉक्स वो होता है कि हफ्ते में एक दिन आप जो रोजाना करते हो, जो फेस वॉश हो, सनस्क्रीन हो, जो आपका खाने का तेल हो, हर चीज़ एक दिन के लिए आप छोड़ दें, आप बदल लें और पानी ज़्यादा पिएं। जैसे एकादशी का फास्ट होता है, वो बॉडी डिटॉक्स इसीलिए ही बना है। तो बी अवे फ्रॉम केमिकल्स, जितना नेचर की तरफ जा पाए, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू टैल्कम पाउडर, मेरी यही राय रहेगी कि टैल्कम पाउडर आप किसी भी ब्रांड का अगर यूज़ करें, उससे हमें डर ज़रूर बैठ सकता है। इसीलिए ये सरकार का काम है कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हो, और इस तरह के जो नकली प्रोडक्ट्स हैं और जो और भी कंपनीज हैं जो पनप रही हैं, जिनके ऊपर अभी उंगली नहीं उठी है, जिनमें एस्बेस्टॉस है, उनको निकाल फेंका जाए, क्योंकि इनमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं। परफ्यूम के नाम पर गलत गलत केमिकल्स डाले जाते हैं। सिलिका बहुत कॉमनली देखा जाता है। लिपस्टिक के अंदर गलत मिनरल्स यूज़ होते हैं, जिससे केमिकल्स होते हैं, जिससे कैंसर्स हो सकते हैं। तो इन सबको एक स्टैंडर्डाइजेशन, इस जॉनसन्स की अम्ब्रेला को देखा देखी बाकी कंपनीज को भी पकड़ा जाए और उनको भी रोक लगाई जाए। डॉक्टर भारद्वाज, आपने बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स पनप जाते हैं। जब कोई एक केस आता है तो उसको काउंटर करने के लिए कई प्रोडक्ट्स पनप जाते हैं। कई प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम टैल्क फ्री हैं। टैल्क फ्री नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब बिक रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि चलो कम से कम हम टैल्क तो इस्तेमाल नहीं, या टैल्कम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर जैसा जो एक बड़ा केस सामने आया था कि शुगर से ज़्यादा खतरनाक तो शुगर फ्री हो सकता है, तो ये जो टैल्कम को, जब किसी प्रोडक्ट को टैल्क फ्री बनाया जाता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऐसे कौन से कंपोनेंट्स डाले जाते होंगे जिससे कि वो प्रोडक्ट बनता है? और कल को क्या पता ये मालूम चले कि ये जो टैल्क फ्री है वो एक्चुअली टैल्कम से भी ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। जैसे अलग अलग मिनरल पाउडर्स होते हैं, कॉर्न स्टार्च पाउडर होता है जिसको टैल्कम की जगह सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है, बट जो प्योर टैल्क होता है वो बहुत सेफ और हेल्दी होता है। जो टैल्कम शब्द बना है वो वहीं से निकला है। सो प्योर टैल्क इज स्टिल सेफ, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना ही सेफ है, हमारे ब्लूटूथ और मोबाइल फ़ोन से शायद ज़्यादा सेफर है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम केमिकल फ्री लाइफ ज़रूर बिताएं, क्योंकि इन चीज़ों की हमें रोज़ाना ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर वही कहूँगी आपके चैनल के द्वारा कि जो हमारी सरकार ने स्पेशल कुछ बॉडीज़ बनाई है, उन्हें कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेगुलेटरी एक्ट पे देखना चाहिए। जैसे जॉनसन्स बेबी पाउडर आज हाईलाइट हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको इस वक्त जिन पे रोक लगाने की ज़रूरत है और उनको चेक करने की ज़रूरत है। तो जो हम आम जनता, हम जैसे लोग हैं, वो बस यही कर सकते हैं कि हम इस केमिकल की दुनिया में जिसमें रह रहे हैं उसमें हम जितना कम अपना एक्सपोजर रखें, जितना अपने आप को नेचुरल रखें, और कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर बिताएं जो हम बाकी चीज़ें ना लगाएं जो अननेचुरल है। हाँ, तो वो नेचुरल चीजें क्या हो सकती है? थोड़ा सा ऑल्टरनेट की तरफ अब आ जाते हैं डॉक्टर भारद्वाज कि केमिकल फ्री किसी को रहना है, आपने कहा डिटॉक्स करे बॉडी को, हमेशा शायद पॉसिबल ना हो पाए। माने आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं या कोई अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो आप तैयार होने के लिए करते हैं, लेकिन किसी समय आपको अगर डिटॉक्स करना है बॉडी को, तो क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं? नेचुरल सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? आजकल तो हर्बल सब्स्टिट्यूट्स भी निकल आए हैं। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को जो केमिकल फ्री हो? बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ कि वो यही रहेगा। अगर आप सिर्फ पसीने की बात करें, क्योंकि आज टैल्कम पाउडर के बारे में उंगली उठी है और जो हमारे दर्शक हैं वो टैल्कम पाउडर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स के नाम पे आप एसेंशियल ऑयल की एक बूंदी का यूज़ कर सकते हैं अपने नहाने के बाद। अगर आप बाल्टी से भी नहाएं तो उसमें एक बूंद डाल दें, या एक मग पानी लेके उसको अपनी बॉडी पे डालें, तो एक अच्छी सी स्मेल बन जाएगी। आपको परफ्यूम भी कम यूज़ करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात, आप कितना भी बड़ा ब्रांड हो, जॉनसन्स के खुलासे से हम सब ने ये सीख लिया एज अ डॉक्टर, जिसने हज़ारों पेशेंट्स को कभी ना कभी टैल्कम या जॉनसन्स का ब्रांड कहा होगा। अब आज मैं डर रही हूँ, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि एक ब्रांड आप एक ट्यूब खरीदें, एक ट्यूब खत्म हो तो दूसरी ब्रांड पे जाएं, बेशक 2 महीने बाद पहली वाली ब्रांड पे आ जाए। तो किसी कंपनी के साथ ना स्टिक करें, क्योंकि हमारी लॉयल्टी ज़्यादा होती है, उनकी लॉयल्टी कम दिखाई दे रही है।
और दूसरे सब्स्टिट्यूट्स में आप अपने शरीर पे चीज़ें ना लगाएं, जितना आप कपड़ों पे लगाएंगे उतना अच्छा है। अपने आसन पे लगाएं, टी शर्ट का ये जो बाजू होता है उस पे लगाएं अगर आपको पसीने का या ओडर का स्मेल है। अगर आपको ओडर की दिक्कत है तो आप अपने बालों को ज़रा ट्रिम करके रखें। अंडर आर्म्स के, चेस्ट के, जेंट्स में जो बाल ज़्यादा होते हैं उनको वहाँ पे टैल्कम पाउडर डालना पड़ता है पसीने के लिए। बच्चों में जब हम पाउडर यूज़ करते हैं कि वो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जा रहे हैं तो उसकी जगह उनको कैलामाइन लगाया जा सकता है। नहाने के लिए हमेशा वो साबुन जिससे आर पार दिखता है, उनमें ग्लिसरीन ज़्यादा होता है, वो बॉडी में एक ऑयल कंटेंट बनाते हैं। शरीर को जब आप धोएं तो शरीर के बाद कोई ना कोई ऑयल ज़रूर यूज़ करें। एसेंशियल ऑयल की एक बूंदी जो भी आपको सूट करता है, वो सैंडलवुड हो सकता है मैच्योर्ड स्किन में, बच्चों में भी सैंडलवुड बहुत काम का आता है, ऑलिव ऑयल होता है, जजोबा ऑयल होता है, उसकी 1 या 2 बूंदें सिर्फ मात्र 1 गिलास पानी में उसको लास्ट स्प्लैश अपनी बॉडी पे चेहरे से नीचे ज़रूर डालें ताकि बॉडी पे कोट बन जाए। क्योंकि सिर्फ टैल्कम ही नहीं, बाहर एलर्जीज जो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं बारिशों की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमारे भारत देश में, तो उससे भी हमें फाइट करने में जजोबा ऑयल, विटामिन ई ऑयल बहुत हेल्प करता है। या एलोवेरा जेल का एक कोट लगा के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल, तो केमिकल से दूर रह सकते हैं आप हफ्ते के या महीने के कुछ दिन, और देखिए क्या आपको अंतर नजर आता है अपने में। और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स बताए हमें डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपने हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद हम करेंगे। अनक्लेम्ड राशि को उसके असली वारिस तक पहुंचाने के लिए आईटी सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है और सूत्रों के मुताबिक ये सिस्टम नवंबर तक तैयार हो सकता है। हमारे साथ डिटेल्स के साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा है। तरुण, हाल ही में आरबीआई और तमाम जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये बताया था कि करोड़ों की राशि अनक्लेम्ड पड़ी हुई है और इसको लेकर अब बाकायदा एक आईटी सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। क्या है डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये खबर उन निवेशकों के लिए काफी खुशखबरी हो सकती है जो लोग जिनके अनक्लेम्ड शेयर्स, डिविडेंड, फिक्स डिपॉजिट जो कंपनीज के होते हैं या डिबेंचर्स जो हैं वो अनक्लेम्ड इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के पास है और वो आईपीएफ के साथ जदोजहद कर रहे हैं कि वो क्लेम उनको मिल पाए। तो इसके लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बना रहा है और जो ये पोर्टल है ये नवंबर तक जो तैयार हो जाएगा। और इस समय हाल में जैसे 12 से 15 महीने का वक्त लगता है, वो घटकर 3 से 4 महीने के अंदर आप अपनी राशि को क्लेम कर पाएंगे। ये इस तरीके का इंटीग्रेटेड पोर्टल को तैयार किया जा रहा है, इस तरीके का जो फ्रेमवर्क है उसको बनाया जा रहा है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो कि आपको जो आपकी क्लेम राशि है वो जल्दी मिल पाएगी, और दूसरा अभी इस समय कई ऐसे जालसाज हैं, कई ऐसी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो ये दावा करती हैं कि जो आईपीएफ का जो पैसा है वो हम जल्दी दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए वो एक बड़ी रकम वसूलती है। चाहे वो ये कहें कि राइट, बिल्कुल। तो तरुण हमें यही बता रहे थे कि एक अनक्लेम डिपॉजिट जो पड़े हुए हैं उस राशि को अपने जो वारिस तक पहुंचाने के लिए आईटी सिस्टम पर तेजी से काम किया जा रहा है और नवंबर तक ये काफी मुमकिन है कि ये सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये खबर है मुंबईकरों के लिए, राहत भरी खबर है। दरअसल टाटा पावर के 7.5 लाख उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल कम देना होगा और पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा। जी बिल्कुल, ये जो खबर है ये मुंबईकरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और खुशखबरी है, क्योंकि अब जो टाटा पावर, जिनके यहाँ पर टाटा पावर के जरिए बिजली आती है, उनको करीब 25 से 30% तक बिजली में कटौती करके जो उनका जो बिल आएगा वो आएगा। इसकी वजह यह है कि जो टाटा पावर है वो MERC के खिलाफ जो है एप्टेल में गई थी और एप्टेल ने टाटा पावर की बात को मानते हुए ये बात कही है कि जो अंतरिम समय तक जो टाटा पावर है वो अपने बिल की जो पुरानी जो टैरिफ है जो 2020 की है वो दरें लागू कर सकता है और जो नया जो दर है
2022 वाली उसको लागू करने की ज़रूरत नहीं है, अब 2020 की। तो ये जो पुरानी दर है उसमें और अभी की दर में करीब 25 से 30% का फ़र्क है, डिफरेंस है। तो अब जो नया बिल आएगा उसमें एक तो बिजली का बिल कम आएगा और उसको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 1 अप्रैल 2023 से जो नया बिल आ रहा था और जो बढ़कर आ रहा था, एक तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा आगे भी जो बिल है वो 2020 का जो टैरिफ है उसके हिसाब से आएगा। मैं आपको बता दूं कि मुंबई के तकरीबन 7.5 लाख उपभोक्ता है जो टाटा पावर की बिजली का इस्तेमाल करते हैं और उन सभी को इसका फ़ायदा होगा। जिस दर से उनको 2020 में के जो टैरिफ से जो उनको बिल आता था उसी दर से अभी भी आएगा। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी खबर है मुंबईकरों के लिए और खुशी की खबर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं फ्रांस के नेशनल डे पर भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की दोस्ती की तस्वीरें। आज फ्रांस के नेशनल डे पर भारत की तीनों सेनाओं ने फ्रांस की सेनाओं के साथ दोस्ती वाला कदमताल किया। आज पेरिस के आसमान में हुए फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों को देखकर मैक्रो और मोदी दोनों गर्व से भर गए। राजधानी पेरिस में दुनिया की महाशक्ति फ्रांस के नेशनल डे का जश्न। और इस जश्न को और जानदार बनाया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तीनों सेनाओं की मौजूदगी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया 14 जुलाई के दिन फ्रांस की आन बान शान को इससे पहले हर साल देखती रही है, लेकिन इस बार इस आन बान शान में 4 चांद लगाया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की दोस्ती की ताकत ने। बेस्टिल डे परेड समारोह में सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट से पहले फ्रांस के अल्फा जेट्स के 9 विमानों की एरोबिक्स टीम की एंट्री हुई और आसमान फ्रांस के झंडे के रंग से रंग गया। और इसके ठीक बाद फ्लाई पास्ट करते नजर आए 4 रफाल लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। वो दोनों हाथों से तालियां बजा रहे थे। और उनके दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इन 4 रफाल विमानों की एंट्री के बाद गर्व से भरे हुए अपने मित्र नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को देख रहे थे। इनमें से 3 रफाल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स के और 1 फ्रांसीसी वायुसेना का था। गर्व करने वाली बात यह है कि 4 लड़ाकू विमानों के इस दस्ते को भारतीय पायलट लीड कर रहे थे। इसके बाद आसमान में एक के बाद एक फ्रांसीसी वायुसेना की ताकत दिखाई देती रही। मैक्रो खुद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देते रहे। फ्रांस ने अपनी नेशनल डे परेड में लगभग सभी ताकतवर हथियार दिखाए, लेकिन भारतीयों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे खास क्षण था जब भारत की आन बान शान हिंद की सेनाओं ने बेस्टिल डे परेड में एंट्री की। भारत की तीनों सेनाओं की एंट्री के साथ मोदी के साथ साथ मैक्रो भी जगह से खड़े हो गए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बज रही थी। हिंद की सेनाएं फ्रांस के कर्तव्य पथ से निकल रही थी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के इस कदमताल को देख रहे थे। नेशनल डे परेड में शामिल भारतीय सेनाओं में सबसे आगे थल सेना थी, जिसकी अगुवाई भारतीय सेना की सबसे पुरानी पंजाब रेजिमेंट कर रही थी। फ्रांस के नेता तालियां बजाते रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेनाओं की सलामी ली। पंजाब रेजिमेंट का फ्रांस से भी खास रिश्ता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी पेरिस में कर चुके हैं। पंजाब रेजिमेंट के ठीक पीछे भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता था, जिसे लीड कर रहे थे कमांडर व्रत बघेल। इसके ठीक पीछे भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता था, जिसे लीड कर रही थी स्क्वाड्रन लीडर सिद्धू रेड्डी। महाराष्ट्र में कई दिनों से अटका पड़ा कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है। डिप्टी सीएम बने एनसीपी नेता अजीत पवार को वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही उनके हिस्से में योजना विभाग भी आया है। छगन भुजबल को अन्न नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी मंत्री,
और हसन मुशरीफ को वैद्यक शिक्षा विभाग मिला है। इसके अलावा धर्मराव बाबा अतराम को अन्न और औषधि प्रशासन, अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास, संजय बनसोड़े को खेल एवं युवा मंत्रालय और धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अनिल पाटिल को मदद पुनर्वासन के साथ आपदा व्यवस्थापन विभाग सौंपा गया है। खबर अब दिल्ली से। दिल्ली के गले तक पानी आ गया है, मानो जैसे दिल्ली डूब रही हो। लाल किला जैसी दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर हो या बापू की समाधि से गुजरने वाली सड़क, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आईटीओ, जहां तक घूमो दिल्ली में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मॉनसून की बारिश तो हर साल होती है और तय वक्त तक होकर थम भी जाती है, लेकिन इस साल पहाड़ों से लेकर मैदान तक सभी ने मॉनसून का रौद्र रूप देख लिया। पहाड़ों के बाद इस बार सबसे ज्यादा बारिश का जहां टॉर्चर हो रहा है वो है देश की राजधानी दिल्ली। इन तस्वीरों को देखिए, एक पल आपको लगेगा कि आप पहाड़ों में आए सैलाब को देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वीडियो लाल किले का है। आज बाढ़ का पानी लाल किले के पास पहुंच गया। नजारा देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लाल किला है जहां पर पर्यटकों की चहल पहल रहती थी, लेकिन आज लाल किला का पिछला हिस्सा झरने की तरह दिख रहा है। यमुना का पानी जैसे जैसे बढ़ता गया, दिल्ली भी डूबने लगी और सुबह होते होते बाढ़ का पानी राजघाट तक पहुंच गया। तस्वीरें देखिए, मेन गेट पर जहां राजघाट लिखा है वो आधा डूबा दिख रहा है। पानी आधी रात के बाद ही राजघाट पार्क में आने लगा था और सुबह बाढ़ का पानी बापू के समाधि स्थल तक पहुंच गया। पानी हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया और डूब दिल्ली रही है। लोहा पुल के आसपास तो हालात पूरी तरह खराब हैं। यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अब भी बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का पानी अब सुप्रीम कोर्ट परिसर के करीब पहुंच गया है। ऐसे में लगातार प्रशासन की ओर से जरूरी रास्तों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भयावह हैं। यमुना में बढ़े जलस्तर की वजह से यमुना बाजार इलाके में गंभीर बाढ़ आई हुई है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हो या पॉश इलाके, हर जगह यमुना का कब्जा है। ये तस्वीरें हैं आईटीओ की, जहां पानी में सड़क पूरी तरह डूब गई है और नाव चलने लगी। अब आपको बाढ़ की एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली का आधा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ, डीडीएमए की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है, लेकिन कुछ लोग सेल्फी और वीडियो के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली दरिया बन चुकी है। जिस तेजी से पानी आबादी वाले इलाकों में भरा है, उसी तेजी से चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब राहत तभी मिलेगी जब पानी खुद ही कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुपर एजर्स यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र तो 80 के पार होती है, लेकिन उनकी याददाश्त 20 से 30 साल के युवाओं को भी मात देती है। पहले की रिसर्च थी कि सुपर एजर्स की शार्प मेमोरी की वजह दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन लैंसेट की नई स्टडी की माने तो बेहतर फिजिकल एक्टिविटी से याददाश्त तेज रहती है। सुपर एजर्स, आप सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सी बला है। सुपरमैन तो सुना था, अब ये सुपर एजर्स कहां से आ गए? आप दिमाग पर जोर डालें। इससे पहले हम बता देते हैं कि सुपर एजर्स कौन होते हैं। दरअसल ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र तो 80 के पार होती है, लेकिन पिछली घटनाओं को याद रखने की क्षमता यानी याददाश्त 20 से 30 साल के युवाओं से लिखी होती है। यही तेज याददाश्त इन्हें सुपर एजर्स बनाता है। वैसे तो माना जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। दिमाग सिकुड़ने के चलते ऐसा होता है, जिसके चलते लोग भुलक्कड़ कहलाने लगते हैं। लेकिन जो लोग बढ़ती उम्र को मात देते हुए अपनी एपिसोडिक मेमोरी को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं, वही कहलाते हैं सुपर एजर्स। दिमाग तो सभी के पास होता है, तो हर कोई सुपर एजर्स क्यों नहीं बन जाता? इस सवाल का जवाब हेल्थ जर्नल लैंसेट की स्टडी में दिया गया है। स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने नींद की जरूरी खुराक लेने के साथ खुद को फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रखा हुआ है, हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान को अपनी सेहत का आधार बनाया हुआ है, उनकी याददाश्त शार्प होती है। ऐसे लोगों को पुरानी बातें सिलसिलेवार याद रहती हैं।
पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एपिसोडिक मेमोरी की क्षमता ज्यादा पाई गई है, यानी जिन लोगों की याददाश्त तेज होती है वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनमें दूसरों के मुकाबले एंजाइटी भी कम होती है। सुपर एजर्स को लेकर हुई पिछली स्टडी में पाया गया था कि इनके दिमाग के न्यूरॉन्स सामान्य लोगों के मुकाबले बड़े होते हैं और दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस की मात्रा भी सुपर एजर्स में अधिक होती है, जो असाधारण और तेज याददाश्त की वजह होती है। वहीं कुछ स्टडी में तेज याददाश्त के पीछे मजबूत सोशल नेटवर्किंग को भी वजह बताया गया है। लेकिन लैंसेट की नई स्टडी के मुताबिक अगर खुद को दिल और दिमाग से दुरुस्त रखना है तो नियमित दिनचर्या के साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी दुरुस्त रखना होगा। रोजाना एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिस वजह से दिमाग को पर्याप्त खून और पोषण मिलता है। इससे दिमाग तेज होता है। याददाश्त को तेज बनाए रखने के लिए मेडिटेशन भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा जॉगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और पर्याप्त नींद भी बढ़ती उम्र को मात देने का काम कर सकती है। इन सब के बाद नशे से दूरी और हेल्दी डाइट लेनी भी बेहद जरूरी है ताकि दिमाग को पर्याप्त पोषण मिल सके। फिलहाल तो बुढ़ापे को मात देनी है और युवाओं जैसी मेमोरी पानी है तो सेहत को दुरुस्त रखें। आलसी तो कतई ना बने, फिर देखें आप भी कहलाएंगे सुपर एजर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।